Hello student, I am Mr. Mohammad Saqib, your biology teacher and I welcome you all in my YouTube channel The Bios Planet। अभी तक हमने जो How do organisms reproduce वाला चैप्टर में सारी चीज़ें ऑलमोस्ट पढ़ ली। ये लास्ट लेक्चर हो सकता है और इसमें हमने जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में फर्स्ट जो लेक्चर था, फर्स्ट पार्ट था इसका, वो हमने देख लिया। अब इसमें हम सेकेंड वाला पार्ट पढ़ेंगे। तो उसमें हमने बताया था कि किस तरह से मैच्योरेशन, जो बॉडी का मैच्योर हो जाना, उसके बाद रिप्रोडक्शन का होना इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में, जिससे मैटरनल मोर्टिलिटी रेट को घटाया जा सके, जिससे उनकी मैटरनल जो डेथ है ना वो उसको घटाया जा सके। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो मैंने इसके बारे में पहले ही बताया कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ है क्या और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, थोड़ा सा मैंने इसके बारे में बताया था। अब जो हम बात करेंगे पॉपुलेशन के बारे में, अब देखो पॉपुलेशन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो देखो पॉपुलेशन, जो इंडियन पॉपुलेशन है उसके बारे में अगर बात करें तो पॉपुलेशन अगर या वर्ल्ड पॉपुलेशन देखें तो वो 19th सेंचुरी के एंड तक, ठीक है, मतलब 20th सेंचुरी के स्टार्ट होने तक, 19th सेंचुरी के एंड तक, तो ये कितनी थी? ऑलमोस्ट 2 बिलियन थी, 2 बिलियन थी। अब हुआ क्या कि जब हम बात करते हैं 20th सेंचुरी के एंड तक, ठीक है ना, ये 19th सेंचुरी के एंड तक है और ये 20th सेंचुरी के एंड तक क्या हो गया? ये 6 बिलियन के आसपास पहुंच गई, 3 गुना स्पीड से वो बढ़ी। ओके, तो 100 साल में वो 3 गुना बढ़ गई। अब अगर देखा जाए तो इंडियन पॉपुलेशन के तो 3 गुना, तो ये जो आपका हमें जब आज़ादी मिल गई, आज़ादी के बाद से ये तेजी से इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई कि आज बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, बहुत सारे, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं, हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। इसका ये मतलब नहीं कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक लोग रिस्पॉन्सिबल है या फिर कोई इसके लिए कोई खास ग्रुप रिस्पॉन्सिबल, ये नहीं है। यहाँ का इन्वायरमेंट ही ऐसा है, यहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है, यहाँ का परफेक्ट इन्वायरमेंट फॉर द प्रोड्यूसिंग बेबीज। तो ये परफेक्ट इन्वायरमेंट है। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश, ये जितने भी कंट्रीज आसपास हमारी नेबरिंग कंट्रीज है, ये वो एरिया है, ये वो पार्ट है वर्ल्ड का, वो मैप वाला हिस्सा है जहाँ पे रिप्रोडक्शन के लिए सबसे परफेक्ट इन्वायरमेंट है। इसीलिए यहाँ का रिप्रोडक्टिव रेट को कंट्रोल करना काफी मुश्किल होता है और कंट्रोल करने के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है, आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में ये इंफॉर्मेशन सबके पास होनी चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि इन्फॉर्मेशन सिर्फ बायो के स्टूडेंट के लिए नहीं, बल्कि सारे स्टूडेंट के लिए, सारे लोगों के लिए, चाहे वो पढ़ रहा हो या नहीं पढ़ रहा, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो पॉपुलेशन जो है ना वो तेजी से इंक्रीज हो रही है। अब पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है उसके बारे में मैं बता दूं। तो उसके लिए देखो, बढ़ तो रही है तेजी से, पूरी वर्ल्ड की बढ़ रही है, इसका ये कोई खास वो रीजन तो है नहीं, बस इन्वायरमेंट जो है वो फेवर कर रहा है हमारी स्पीसीज को, और हमारी स्पीसीज जो है ना वो इतनी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है, इतनी ज़्यादा इसके अंदर एडाप्टेशन हो चुकी है कि ये हर कंडीशन में रिप्रोडक्शन के लिए इजीली रिप्रोडक्शन कर सकते हैं ह्यूमन। तो इसलिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम इस चैप्टर को अच्छे से समझे या फिर इस टॉपिक को अच्छे से समझे, अगर हमारे पास इनके बारे में नॉलेज हो, इन्फॉर्मेशन हो कि आखिर इससे क्या नुकसान हो सकता है, तो हम सारे लोग इतने सेल्फ कॉन्शियस हैं कि वो अपने क्या नाम है फायदे और नुकसान को सोच सकते हैं। बहुत सारे डिसीजन वो लेते हैं जिनसे फ्यूचर में जाके उसके फायदे होते हैं। अब यहाँ पे हम देख लें जैसे बर्थ कंट्रोल के लिए, क्योंकि आप जो बर्थ अगर कंट्रोल करना है या फिर सबसे पहले देखो क्या है ना कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, पॉपुलेशन को मेंटेन करना है, तो दो काम हो सकते हैं। एक उनका डेथ हो सकता है, डेथ रेट को बढ़ा दिया जाए, और एक होता है उनके बर्थ रेट को घटा दिया जाए। ठीक है, अगर डेथ को हम बढ़ा देंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। आप किसी को किल नहीं कर सकते, ये सही नहीं है। कोई भी कहेगा कि ये सही नहीं है, किसी को आप जानबूझ के नहीं मार सकते कि पॉपुलेशन को कम करने के लिए। बेहतर है कि हम बर्थ रेट को ही घटा दें। अगर हम बर्थ रेट को घटा देंगे तो हमें डेथ रेट को बढ़ाने की क्या जरूरत, हमें किसी को मारने की जरूरत नहीं, हमें बस बर्थ को कंट्रोल कर लेना है। ये चीज करनी है, बिना मार के किसी को
क्या नाम है, बर्थ रेट घटाना, माँ के पॉपुलेशन को मेंटेन करना, ये बड़ा ही ऑड सा लगता है, कितना बुरा लगता है। कोई भी सोचेगा, कहेगा कि यार पॉपुलेशन कंट्रोल कर नहीं पाया तो उन्होंने लोगों को मार दिया। तो पॉपुलेशन को अगर कंट्रोल करना है तो आप बर्थ रेट को डिक्रीज कर दीजिए, बर्थ रेट को घटा दीजिए, कम पॉपुलेशन हो जाएगी अपने से ही। में भी कुछ टाइम लगेगा, 5, 10, 15 साल, उसके बाद आप आपस में अचानक से ये धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। अब देखो, जो आपका बर्थ रेट है, बर्थ कंट्रोल या फिर बर्थ रेट को घटाने को हम कहते हैं बर्थ कंट्रोल। ये बर्थ को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसके लिए कुछ मेथड है। अब जो आपके एनसीईआरटी में मेथड दिए गए वो 3-4 मेथड है, मैं उनको ही एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे, क्लास 10th एनसीईआरटी का, वो उनको ही एक्सप्लेन करूंगा, वो एनफ है इन सारी चीजों को समझने के लिए। ओके, पहला इसमें बर्थ कंट्रोल का जो मेथड है, फर्स्ट इसमें जो मेथड दिया गया है वो आपका आईयूसीडीज है। आईयूसीडीज का मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन आईयूडीज में भी है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। सेकेंड इसमें होगा आपका बैरियर मेथड के बारे में, यहाँ पे हम बैरियर मेथड को देखेंगे। नेक्स्ट आपका जो होगा वो आपका कौन सा मेथड होगा, बैरियर मेथड। उसके बाद आपका केमिकल मेथड होगा फॉर द बर्थ कंट्रोल, केमिकल मेथड। लास्ट आपका जो है वो सर्जिकल मेथड है, सर्जिकल मेथड है। ओके, तो एक तो हो गया आईयूसीडीज, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है, हम उसमें होता है यूटेरस, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। यूटेरस इज द पार्ट वेयर द इम्प्लांटेशन गना बी टेकन प्लेस ऑफ अ बेबी। तो बेबी का जो इम्प्लांटेशन होता है वो कहाँ पे होता है, यूटेरस में होता है। अगर हम कुछ चीजें वहां पे होती है, जैसे कुछ वहां पे उस पार्ट में क्या होता है ना, एक टी शेप का, मैं एक एग्जांपल लूंगा टी शेप का, जिसे कॉपर टी कहते हैं। तो टी शेप का ये स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का। ओके, अब ये कॉपर का बना हुआ होता है, कॉपर एक क्या नाम है, मेटल है, उसका बना हुआ होता है। इनमें से कॉपर आयन निकलते हैं। ओके, कॉपर आयन निकलते हैं, मे बी 2 और 3 जो भी है। तो कॉपर आयन इसमें निकलते हैं, आयन लिख देता हूँ, कॉपर आयन्स निकलते हैं। और ये जो कॉपर आयन होते हैं ना, वो स्पर्म की मोटिलिटी को, स्पर्म की जो स्पीड होती है, स्पर्म की जो एक्टिविटी होती है उसको घटा देते हैं, स्पर्म मोटिलिटी। तो मोटिलिटी जो होती है उसको क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। जब स्पर्म इनएक्टिव होने लगेंगे, कॉपर फीमेल ट्रैक्ट में पड़े, उनको जाना है कहाँ तक, फैलोपियन ट्यूब तक जाना है। फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद बेबी का फॉर्मेशन होगा। अगर वहां पे पहुंचने से पहले ही उनको क्या कर दिया जाए, उनको इनएक्टिव कर दिया जाए, तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं करेंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं करेंगे तो जाइगोट नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बनेगा तो बेबी नहीं बनेगा। तो कॉपर टी का जो सिस्टम क्या है, तो ये कॉपर आयन उसमें से निकलते हैं। वो टी शेप का जो डिवाइस यूज किया जाता है, फीमेल ट्रैक्ट में इम्प्लांट कर दिया जाता है, फीमेल ट्रैक्ट में जिसे लगा दिया जाता है, उसमें से आयन निकलते हैं। और आयन क्या करता है, स्पर्म की मोटिलिटी को डिक्रीज कर देता है। जब स्पर्म की मोटिलिटी डिक्रीज होती है तो फर्टिलाइजेशन और बेबी के चांसेस जो होते हैं ना वो घट जाते हैं। बट बहुत सारे फीमेल में इसको लेकर एलर्जी भी है और बहुत सारे उनमें प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये उतना सेफ नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं बैरियर मेथड के बारे में। अब देखो, बेबी का फॉर्मेशन कब होगा, व्हेन बेबी गना बी फॉर्म्ड, ओनली इन दैट केस जब फर्टिलाइजेशन होगा। चलो, हम फर्टिलाइजेशन कब होगा, व्हेन स्पर्म, मेल स्पर्म एंड फीमेल ओवम फ्यूज होंगे। जब ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे तो क्या होगा, ऑफ कोर्स बेबी फॉर्मेशन। चलो, हम इसके फ्यूजन को रोक देते हैं, कोई फ्यूजन नहीं होगा, दोनों आपस में नहीं मिलेंगे। कैसे नहीं मिलेंगे, हम कुछ डिवाइसेस यूज कर लेते हैं, हम कुछ
चीज़ें ऐसी यूज़ कर लेते हैं जिनसे दोनों के बीच में कनेक्शन ना हो पाए। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मेल के लिए देखा जाए, मेल फीमेल के लिए दोनों के लिए आता है कॉन्डोम। अब इसको हमने यूज किया, जब इसको हमने यूज किया तो क्या हुआ, बेबी का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसने क्या किया, एक थिन लेयर होती है जो अगर मेल है, मेल अगर यूज कर रहा है तो उसके स्पर्म को फीमेल ट्रैक्ट में रिलीज होने से बचाता है। और ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट अ मैन और विमेन फ्रॉम द STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो जैसे एड्स हो गया, ये इन सारी डिजीज से बचाने में। ओके, ये तो दूसरा हो गया, कॉन्डोम हो गया मेल एंड फीमेल के लिए, और एक आध दो और डिवाइसेस होते हैं वो हो गया। नेक्स्ट मैं अगर बात करूं तो केमिकल मेथड है। इस लेक्चर में सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट आया आपका केमिकल मेथड। अब ये केमिकल मेथड क्या है? देखो, बेबी के फॉर्मेशन में, बेबी के इम्प्लांटेशन में क्या ज़रूरी है? वहाँ पे इम्प्लांटेशन के लिए एक चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है, कुछ हार्मोन होते हैं, जैसे एस्ट्रोजन का लेवल वहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है, और प्रेगनेंसी के लिए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, प्रोजेस्टेरॉन। तो अगर हम प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को कम कर दें तो वहाँ पे प्रेगनेंसी के चांस घट जाते हैं। तो होता क्या ना, फर्टिलाइजेशन हो गया, बेबी तो अब बनेगा, फर्टिलाइजेशन हो गया, बेबी का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया, लेकिन डेवलपमेंट के लिए उनको एनर्जी चाहिए। उनको एनर्जी जब चाहिए तो फिर वो बॉडी के किसी पार्ट से जाके टच हो जाती है, स्पेशली वो यूटेरस वाले पार्ट, यूटेराइन वॉल से जाके अटैच हो जाते हैं। यूटेराइन वॉल में जो होती है वो किसकी वजह से होती है? वो समझ लो प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। अगर हम कोई ऐसा केमिकल डाल दें कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घट जाए, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घट जाएगा, तो यूटेराइन जो वॉल होगी वो रैप्चर हो जाएगी। इस चीज को बड़े ध्यान से सुनना। यूटेराइन वॉल से ही समझ लो कि बेबी का फॉर्मेशन अब यहाँ पे होना है। बेबी फर्टिलाइजेशन हो गया, स्पर्म और ओवम मिल गए। अब यूटेराइन वॉल का फंक्शन इंपॉर्टेंट है। यूटेराइन वॉल जो है इसको हमने रैप्चर कर दिया, किससे? प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को घटा दिया, ये अपने से रैप्चर हो गई। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कैसे घटा? हमने कुछ ओरल पिल्स ले लिए, ओरल पिल्स ले लिए। अगर आप देखेंगे तो मार्केट में कभी कभी होता है ना, मेडिकल हॉल हो गए, ऐसी जगहों पे, या फिर कभी बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए, उस पर लिखा होता है अनवांटेड 72, मीन्स आप 72 यानी 3 दिन के अंदर अगर आप 72 आवर या 3 दिन के अंदर अगर आप उस पिल्स को ले लेते हैं, देन ये प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को तेजी से डिक्रीज करेगा। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल एक बार घट गया तो यूटेराइन वॉल जो होती है वो रैप्चर हो जाएगी। यूटेराइन वॉल रैप्चर हो गई तो जो बेबी जो बनना शुरू हो गया था वो वहां पे बॉडी के साथ अटैच नहीं हो पाएगा, फीमेल बॉडी से अटैच नहीं हो पाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, और फिर वो ब्लड के साथ बॉडी से बाहर आ जाता है। तो ये तो एक दूसरा हो गया। काफ़ी कमजोरी भी आ जाती है इसमें, क्योंकि काफ़ी ब्लड इसमें बॉडी से रिलीज हो जाता है, बह जाता है। एक तो दूसरी तो प्रॉब्लम ये हो गई केमिकल मेथड। तो इसमें बहुत सारे पिल्स आती है। मैंने एक ही एग्जांपल दिया था अनवांटेड 72 का, तो जो मैं जानता हूँ इसके बारे में, मैंने कई जगहों पे बोर्ड पे और मेडिकल स्टोर पे इनके बारे में देख रखा है। तो अनवांटेड 72 तो ये तो अब लास्ट वाला देखते हैं, सर्जिकल मेथड, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुआ। ये मेल एंड फीमेल दोनों में देखने को मिलता है। देखो, अब ये मेल में क्या होता है? मेल के पास होता है वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस वो नली है जो स्पर्म को कहां तक लेकर आती है? बॉडी से बाहर लेकर आती है, या यूरेथ्रा तक लेकर आती है, यूरेथ्रा से बॉडी से बाहर। तो टेस्टिस से स्पर्म निकला कहां पे गया? वास डिफरेंस में। अगर वास डिफरेंस को हम क्या करें, ये वास डिफरेंस को जैसे आपका ये टेस्टिस है, ये वास डिफरेंस है, और ये यूरेथ्रा, यहाँ से मैं कह दूँ ये यूरेथ्रा है, और यहाँ पे बॉडी से बाहर स्पर्म निकल जाएगा। स्पर्म बना यहाँ पे, फिर वास डिफरेंस पे पहुंचा, धीरे धीरे यहाँ तक आ गया। अगर हम इसी वास डिफरेंस को यहाँ से कट करके इसे यहीं पे बांध दें, सर्जरी करके इनको क्या कर दें, बांध दें, तो फिर क्या होगा? यहाँ पे बनेंगे तो स्पर्म तो बनेंगे, सीमेन भी प्रोड्यूस होगा, बट उसके अंदर स्पर्म नहीं होगा, क्योंकि स्पर्म जहां से आ रहा था उसको कट कर दिया गया, उस रास्ते को कट कर दिया गया। सिर्फ उसमें दूसरे केमिकल जरूर निकलेंगे, सारे केमिकल निकलेंगे, बट जो 10% जो कंट्रीब्यूशन होता है किसका?
स्पर्म का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो नहीं होगा वहां पे। तो एक तो ये हो गया। सेकंड इसमें होता है सर्जिकल मेथड में, एक सेकंड है एक तो वास डिफरेंस को कट किया गया, और वास डिफरेंस का कट किया जाना जिसको क्या नाम है, जैसे एक हिंदी में नसबंदी भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसका वैसेक्टोमी लिखा होता है, वैसेक्टोमी। तो इस सर्जिकल को हम क्या कहते हैं, इस सर्जरी को हम क्या कहते हैं, वैसेक्टोमी कहते हैं। तो ये वैसेक्टोमी हो गया। अब देखो बात करते हैं फीमेल के बारे में। फीमेल में भी एक ट्यूब होती है बनता। फीमेल में क्या होता है, फीमेल में होता है उनका फैलोपियन ट्यूब। मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ, एक सिंपल सा एक रफ डायग्राम यहाँ पे बना देते हैं। ये ओवरी है, ओवरी दोनों साइड में होती है, लेफ्ट ओवरी एंड राइट ओवरी। अब ये जो होती है ना, जैसे मैंने यहाँ पे कह दिया कि ये हो गई इसकी ये फैलोपियन ट्यूब हो गया। ओके, ये फैलोपियन ट्यूब है। इसी फैलोपियन ट्यूब के थ्रू क्या जा रहा है, थोड़ा सा मैं इसे नीचे बना देता हूँ और फैलोपियन ट्यूब को थोड़ा से लेंथ में बड़ा कर देते हैं तो समझ में आएगा ज़्यादा बेहतर। तो ये फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब यहाँ पे ओवम का फॉर्मेशन हुआ। ओवम कहाँ पे गया, फैलोपियन ट्यूब में गया। फैलोपियन ट्यूब के एंड वाले पार्ट जहाँ पे इस्थमस एंड एम्पुला वाला पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब के, वहाँ पे जाके दोनों आपस में जहाँ पे जुड़े होते हैं, तो स्पर्म वहाँ पे आता है ट्रेवल करते हुए, और उसी पार्ट में जाके फर्टिलाइजेशन होता है। अगर हम क्या करें, इस फैलोपियन ट्यूब को, जिसका नाम ओविडक्ट भी है, फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी कहते हैं, अगर हम फैलोपियन ट्यूब को क्या करें, यहाँ से कट कर दें और ओवम को इस पार्ट तक ना पहुंचने दे, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन होगा नहीं होगा। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो नो जाइगोट, तो जाइगोट भी नहीं बनेगा, और जाइगोट नहीं बनेगा, नो एम्ब्रायो, नो बेबी। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो जाएंगी। तो ये फीमेल में एक्चुअली सर्जरी होती है। तो जो मैंने क्या बताया, वास डिफरेंस की वजह से इनको वैसेक्टोमी कहते हैं, और ओविडक्ट की सर्जरी को क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। तो ये दो टर्म आप याद रखें। एक आपका हो गया वैसेक्टोमी, एक हो गया वैसेक्टोमी, और एक हो जाएगा आपका ट्यूबेक्टोमी। तो वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी ये दोनों सर्जिकल मेथड में आपका आता है। तो ये हो गया बर्थ कंट्रोल के जो 4 मेथड हो गए। मैंने इन चारों मेथड के बारे में आपको बताया। अब बात करते हैं एसटीडीज के बारे में। ओके, एसटीडीज के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों के अलावा भी हमने जो पढ़ा, इनफर्टिलिटी भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे पॉपुलेशन की स्टडी करना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारी चीज़ें रिलेटेड है। तो यहाँ पे उनसे रिलेटेड कुछ डिजीज़ होती हैं जो रिप्रोडक्शन या इंटरकोर्स के थ्रू किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो ऐसी डिजीज़ को हम कहते हैं, शॉर्ट में एसटीडीज लिख देते हैं, बट एक्चुअली इनका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं। अब जो एसटीडीज होती है, ये नाम से ही पता चल रहा है, ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय सेक्सुअली प्रोसेस, मीन्स मैटिंग के टाइम पे या ड्यूरिंग मैटिंग और ड्यूरिंग इंटरकोर्स जो होता है उस टाइम पे ये जो डिजीज होती है ये ट्रांसफर करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ 2 एग्जांपल आपके क्लास 10th जो एनसीईआरटी है उसमें 2 डिजीज जो बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया की वजह से होती है, और 2 डिजीज यहाँ पे दिया हुआ है वो वायरल डिजीज है। ओके, 2 बैक्टीरिया से हो रही है और 2 वायरस से हो रही है। जो बैक्टीरिया से जो डिजीज हो रही है, जो बैक्टीरिया से डिजीज हो रही है उनमें कौन कौन सा नाम उसने दिया, उसने गोनोरिया दिया हुआ है, गोनोरिया दिया हुआ है, और उसके अलावा एक और है वो है सिफिलिस। एक गोनोरिया है और एक सिफिलिस। इसी तरह से वायरल डिजीज में अगर देखें तो आपका एक आपका वर्ड दिया हुआ है
एक आपका वर्ड दिया हुआ है, वर्ड्स, और दूसरा आपका एड्स दिया हुआ है। तो ये 3-4 डिजीज जो आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का उसने एग्जांपल दिया हुआ है। तो अब इनसे हम ओवरकम कैसे करेंगे इनको, हम जैसे अब इनसे किस तरह से इनका ट्रीटमेंट किया। देखो जनरली तो इनका ट्रीटमेंट सबसे बेहतरीन जो होता है ना, हम इनसे अगर बचाव करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो उनके बचाव के लिए कुछ पहली चीज़ तो आपके पास उसका प्रॉपर एजुकेशन होना चाहिए। आप नॉलेज ले, आप एजुकेशन आपको बचा सकता है बहुत सारी बीमारियों से, चाहे वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो या दूसरी डिजीज़ हो। तो आपके पास प्रॉपर एजुकेशन होना चाहिए। दूसरी, जो बहुत सारे लोग होते हैं उनके बहुत सारे अलग अलग उनके शौक होते हैं। फॉर एग्जांपल दे हैव मल्टीपल पार्टनर्स जिनसे वो सेक्सुअली इंटरेक्ट होते हैं, जिनसे वो इंटरकोर्स करते हैं, तो वहाँ पे चांस बढ़ जाएगा। तो फर्स्ट ट्राई टू बी लॉयल फॉर योर पार्टनर, और आप अपनी वाइफ या फिर पार्टनर के साथ लॉयल रहे और ज़्यादा मल्टीपल इंटरकोर्स से बचें। तो ये फर्स्ट तो ये हो गया। फर्स्ट इसका रीज़न भी यही होता है। अगर देखें तो इसके फैलने का, जैसे स्पेशली हम एड्स के बारे में एक जनरल सा ले लेते हैं एड्स का, तो वो मल्टीपल पार्टनर्स की वजह से, तो इसको अवॉइड करते हैं। सेकेंड है यूज़ ऑफ condoms, and this is also very good way to protect ourselves from the disease। ये एक और तरीका हो सकता है हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, किसी डिजीज से प्रोटेक्ट करने का। तो एक तो मल्टीपल पार्टनर से बचा जाए, दूसरा कंडोम का यूज़ किया जाए, तीसरा इनमें एक चीज़ और है, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के टाइम भी होता है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के टाइम पे भी इन सारी चीज़ों का काफ़ी देखभाल किया जाए। उसे ब्लड को टेस्ट किया जाए कहीं उसमें ये वायरस तो प्रेजेंट नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें आप कुछ इसमें प्रिकॉशंस है, आप उनको देखें। कुछ तो ट्रीटमेंट से बेहतर है कि उसे आप पहले से ही बचाएं। तो ये आपका हो गया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ। आई होप कि इतना आपकी समझ में आ गया होगा। कहीं से भी कंफ्यूजन आप मुझे लिखें। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन बिल्कुल लिखें, और मैं नेक्स्ट जो चैप्टर है 1-2 दिन में उसको स्टार्ट कर दे रहा हूँ। उसके अलावा कुछ बच्चों ने, जैसे कि क्या नाम है, मारिया नसीम नाम की एक बच्ची है, उसने आलोक यादव, शहजीन और सना, उसके अलावा नशरा और नौशीन, अशरा, ये सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्या किया है, रिक्वेस्ट की है कि फर्स्ट वाले चैप्टर के भी लेक्चर, जो अप्लाई प्रोसेस वाला चैप्टर है उसका भी लेक्चर क्या नाम है यहाँ पे उसमें चैनल में अपलोड करने के लिए। तो मैं आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट, उसे अपलोड जितनी जल्दी से जल्दी हो सके मैं उसे कर दूंगा। आप लोग एक अच्छी सी नोट्स बनाएं, उसमें सारी चीज़ों को लिखें। कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल मुझे इन्फॉर्म करें। उसके अलावा हाँ, और जैसे ये इस्मा जमील और भी कुछ मैं ये कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ये सारे लेक्चर अपलोड कर दूँ ताकि आप लोग उसे कंप्लीट कर लें। तो आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच।